अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तिल की काश्त पे। हम देखेंगे कि गंदम के बाद हमें तिल क्यों काश्त करना चाहिए और किस तरह से हम तिल से जो है वो कम खर्च में गंदम से भी ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। फिर हमें तिल की कौन कौन सी इकसाम जो है वो काश्त के लिए मंजूर शुदा हैं और उनको काश्त करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 3-4 सीज़न से मैं भी तिल काश्त करना हूं और गंदम के बाद मैं तिल काश्त करता हूं और आप लोगों को भी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि गंदम से भी ज़्यादा मुनाफा बख्श ये फसल है तिल की। पिछले कुछ सालों से ऐसे ही है क्योंकि इसके रेट्स भी अच्छे हैं और गंदम से बेहतर जो है वो मुनाफा दे जाती है। मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि पिछले सीज़न में जो गंदम का मेरी आमदनी थी, अगर उसमें से ख़र्चा ना निकालें तो वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ थी, जबकि उसके ऊपर जो ख़र्चा था वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये पर एकड़ ख़र्चा था, फ़ी एकड़ ख़र्चा था। और जो इसका पूरा तकरीबन 6 माह मेरी ज़मीन जो है वो गंदम के लिए बिज़ी रही। अब दूसरी तरफ जो तिल की फसल थी, तिल की फसल में मेरा तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ ख़र्चा था और तकरीबन 85 से 90 दिन में ज़मीन खाली हो गई थी और जो इसकी आमदनी थी वो तकरीबन 3 लाख के करीब थी। तो इस तरह से कम वक्त में जो है, जितने में मेरी गंदम जो है अरसे में तैयार हुई, उतने अरसे में मैंने 2 फसलें जो हैं वो ले ली, एक तिल की और उसके बाद मकई की फसल। और तिल जो है वो गंदम से ज़्यादा पैदावार आमदनी देगा। इसीलिए इस साल मेरा फिर से इरादा है कि मैं तिल काश्त करूँगा और अपना जो चीज़ें हैं, अपना एक्सपीरियंस है और अपनी जो राय है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज की वीडियो में हम कुछ रिकमेंडेशंस जो आ रही हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तिल के लिए मौजू तरीन ज़मीन की, तो मैंने चंद एक चीज़ें आप लोगों के लिए निकाली हैं। जो तिल के लिए मौजू ज़मीन समझी जाती है वो मेरा ज़मीन या भारी मेरा ज़मीन जो है वो बेहतरीन होती है, जबकि ऐसी ज़मीन जो रेतली हो या जो नशेबी इलाका में हो या सेम थोर ज़दा हो, कलराठी हो, वो इसके लिए मौजू नहीं समझी जाती और वहाँ पे ये अच्छी पैदावार नहीं देते। तो भारी मेरा और मेरा ज़मीन जो है इसके लिए बेहतरीन होती है और वहाँ पे बेहतरीन पैदावार ये देते हैं। अब अगली बात आती है कि हम तिल की काश्त जो है के लिए जो बेहतरीन वैरायटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं या जो मैं लगाता हूँ, मैं अपनी राय भी दूंगा जो मैं वैरायटी लगाता हूँ और क्यों लगाता हूँ। लेकिन पहले जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ अगर उन पे हम बात करें तो इसमें अनमोल तिल आ जाते हैं, उसके बाद TS6 आ जाती है। अनमोल तिल जो है वो भी झाड़ीदार पौधा होता है। दूसरी तरफ TH6 आ जाता है, ये झाड़ीदार नहीं होता, इसकी सिर्फ एक शाखा होता है और ऊपर की तरफ निकलता है। ये तकरीबन 110 दिन में तैयार हो जाता है। TS5 आ जाता है, ये भी झाड़ीदार पौधा है और तकरीबन 120 दिन में ये तैयार हो जाता है। इसके बाद TS3 आ जाता है, झाड़ीदार पौधा होता है और ये 100 दिन में तकरीबन तैयार हो जाता है, 100 से 105 दिनों में। ब्लैक किंग कुछ लोग काश्त करते हैं, ये 115 दिन में तैयार हो जाता है और इसका पौधा भी झाड़ीदार होता है। कुछ नयाब की वैरायटीज़ हैं, जैसे नयाब मिलेनियम है, 115 दिन में तैयार हो जाती है। नयाब पर्ल है, 105 दिन में तैयार हो जाती है। इसी तरह नयाब तिल है, वो तकरीबन 100 से 105 दिन में तैयार हो जाते हैं और ये सारे झाड़ीदार हैं सवाए TH6 के। अब इनमें से जो वैरायटी मैं काश्त करता हूँ तिल की, तो वो मैंने लोकली अपने इलाके से आइसोलेट की है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स जितनी भी मैंने वैरायटीज़ अपने एक्सपीरियंस में पिछले 4-5 सालों से गुजारी हैं वो बेहतरीन करैक्टर्स की हामल थी। एक तो वो ये कि 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और दूसरा उस पर बीमारियों का हमला कम देखने में आ रहा था, कीड़ों का हमला कम देखने में आ रहा था और जल्दी तैयार होने की वजह से जो मेरे खेत में उसकी पैदावार है वो 14 से 15 मन आ जाती है, जबकि मेरी जो ज़मीन है वो मीडियम दर्जे की और मीडियम जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान के साथ मैं चलता हूँ, तो तकरीबन 14 से 15 मन पैदावार वो दे जाती है और जो कि एक बहुत अच्छी पैदावार समझी जाती है। और तकरीबन अगर आप 20,000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख तक की आज के रेट में उससे आमदनी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं कि वक्ते काश्त की तरफ।
तो मेरे वाली वैरायटी को आप नाम पूछना चाहेंगे तो नाम उसको हम दे सकते हैं कि अननोन वैरायटी कह सकते हैं, क्योंकि मैं उसको अपने इलाके से उसकी आइसोलेशन की है, तो मैं उसका नाम खुद नहीं रखना चाहूँगा, तो उसका नाम आप अननोन कह सकते हैं। अब वक्त काश्त की बात करें तो तिल जो है वो 2 दफ़ा भी काश्त हो सकता है और इसके 2 सीजन्स भी हैं। अब जो गंदम के बाद अगर आप गंदम तिल काश्त करना चाह रहे हैं तो 15 अप्रैल से 15 मई तक इसकी काश्त की जा सकती है। और नायाब वैराइटीज़ के अलावा बाकी सारी वैराइटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रिकमेंड की जाती हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान काश्त कर लें। जबकि जो नायाब की वैराइटीज़ हैं जैसे कि नायाब पर्ल है, नायाब प्रीमियम मिलेनियम है, नायाब तिल है, इनको की काश्त का मुनासिब वक्त जो है वो 15 जून से 31 जुलाई तक इनको बाद में काश्त किया जाए तो ये बेहतर पैदावार देते हैं। अब आते हैं कि जब बीज आपको मिल गया तो नेक्स्ट स्टेज आती है बीज का ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। इसमें बीमारी आती है तिल में रूट एंड कॉलर रॉट की, या इसको अखेड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मूला भी कहते हैं, जिसमें नीचे से पौधा गल जाता है और जब फलियां ऊपर लगी होती हैं भरपूर तो पौधे के नीचे से तना और जड़ गलने की वजह से पौधे मर जाते हैं और हमें पैदावार ना होने के बराबर आती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो आती ही नहीं है जबकि ख़र्चा उस वक़्त हो चुका होता है। तो इसके लिए चंद एक चीज़ें आपने नज़र रखनी है इस रूट एंड कॉलर रॉट की बीमारी से बचने के लिए कि पहली बात आपने जो सीड ट्रीटमेंट है वो ज़रूर करना है। आप फंजीसाइड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस में है मैं ट्राइकोशील्ड से उसका ट्रीटमेंट करता हूँ और ट्राइकोशील्ड ट्राइकोडर्मा है और ज़िंदा चीज़ है, वो लंबे अरसे तक इसकी प्रोटेक्शन करती है। और अगर आपके खेत में ये हिस्ट्री चली आ रही है कि पिछले सीजन्स में ये बीमारी आती है तो फिर आप ट्राइकोशील्ड का एक पैक जो है वो रौनी के साथ इसको फ्लड करें और फिर दूसरा पैक जो है वो पहले पानी पे फ्लड करें ताकि आपकी जो फसल है वो इस बीमारी से महफूज रहे। ट्राइकोशील्ड जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है इनको कंट्रोल करने में। इसमें शर्त यह है कि उसको जिस तरह से मैंने बताया कि वो यूज़ किया जाए। फंजीसाइड्स आमतौर पर वो अगर खेत की हिस्ट्री चली आ रही है तो वो इतना अच्छा कंट्रोल नहीं दे रही होती, लेकिन फंजीसाइड्स में जो रिकमेंडेड हैं उनमें आप थायोफेनेट मिथाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट में। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि तरीक़ा काश्त। तरीक़ा काश्त में भी 3-4 तरीक़ाकार हैं जिनसे तिलों को काश्त किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तिल जिस ज़मीन पे काश्त कर रहे हैं वो ज़मीन हमवार होनी चाहिए। अगर ज़मीन हमवार नहीं है तो जब पानी लगाएंगे तो कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, तो इस सूरत में जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा ना वहाँ पे पौधे आपके मरना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जड़ वैसे ही गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, चाहे फंगस है या नहीं है। तो पानी की ज़्यादती नहीं तिल में होनी चाहिए, छोटे क्यारे बनाने चाहिए, ज़मीन हमवार होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जब तिल की काश्त है तो ज़मीन को रौनी करने के बाद जब वत्तर आ जाए ज़मीन अच्छी तरह से तैयार करें और इसमें ड्रिल से भी काश्त की जा सकती है। और दूसरा तरीक़ेकार है कि छट्टा भी दिया जा सकता है, दोहरा छट्टा दें और फिर उसके बाद जो है सुहागा लगा दें तो भी बेहतरीन पैदावार दे जाते हैं। अब जो नायाब की वैराइटीज़ हैं जिनमें नायाब मैंने बताया कि नायाब पर्ल है, नायाब तिल आ जाता है, नायाब की दूसरी वैराइटीज़ है मिलेनियम वगैरह, तो इनको रिकमेंड किया जाता है कि आप लाइनों में काश्त करें और लाइनों में काश्त करने के दौरान जो है बाद में इनकी खेलियां निकाल दें ट्रैक्टर रेजर की मदद से, तो ये ज़्यादा बेहतर पैदावार देती हैं बजाय इसके कि इनको फिर फ्लैट में रखा जाए। अब जो है अब जब खेलियों पे काश्त कर रहे हैं तो उसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिस का ख्याल रखना है। लाइनों में जो एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको 6 इंच रखें। और चूँकि ये पौधे ज़्यादा झाड़ीदार बनाते हैं तो यहाँ पे जो है एक रो से दूसरी रो का या एक कतार से दूसरी कतार का फासला जो है वो तकरीबन 2.5 फुट रखें। और जब पौधे 6 इंच के हो जाएं तो यहाँ पे गोडियाँ जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं कि आप 2 से 3 गोडियाँ ज़रूर करें 15 से 20 दिन के वक्फे से। और जब पौधे जो हैं तकरीबन 1.5 फीट के हो जाएं तो फिर जो है रेजर की मदद से यहाँ पे खेलियाँ निकाल दें
तो इन वैरायटियों से बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। जबकि दूसरा तरीक़ेकार है कि आप बीज का दौरा छटा कर दें और उसके बाद रेजर की मदद से खेलियाँ निकाल दें। खेलियाँ निकालते वक्त जो खेलियों का दरमियानी, जो फालों का दरमियानी फ़ासले की बात कर रहे हैं, खेलियों के जो फाले हैं, फालों का दरमियानी फ़ासला रिकमेंड किया जाता है कि आप 3 फीट रख लें। और उसके पीछे जो है, जब आप रेजर चला रहे हैं तो उसके पीछे कोई लकड़ी वगैरह जब एक चीज़ बांध दें ताकि वो ऊपर से जो बीज ऊपर पड़ा है वो कवर भी हो जाए और ऊपर से प्लेन भी हो जाए। तो इस तरह से ऐसी ज़मीनें जो पक्की वाटकी हैं, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ये खेलियों वाला तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर पैदावार देता है बनिस्बत फ्लैट के। तो दोस्तों यहाँ तक हम वीडियो इसको क्लोज़ करते हैं और अगली जो पार्ट्स हैं जिसमें हम फर्टिलाइज़र प्लान बताएंगे आपको, इनकी जड़ी बूटियों का कंट्रोल, इनके कीड़ों का कंट्रोल और फिर इनकी हार्वेस्टिंग वगैरह पे बात करेंगे। वो दूसरे पार्ट में बात की जाएगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।